नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिश के इतिहास पर। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी और महमूद गजनबी को पढ़ाया जा चुका है। आप लोग इसको एक्रिमोनियस अमित ऑनलाइन क्लास पर जाकर आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और आज हमें बात करना इल्तुतमिश के इतिहास पर। इल्तुतमिश के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले 3 बुक को समझना पड़ेगा, जो उसके बारे में सबसे अधिक जानकारी देता है। जैसे तबकात नासिरी, जिसको मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। तबकात नासिरी जिसको मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। और दूसरा सियासतनामा, जिसको निजाम उल मुल्क ने लिखा है। दोनों फारसी भाषा में लिखा गया है। और इसके बाद एक और बुक आता है जो स्पेशल इल्तुतमिश पर ही समर्पित है, जिसको फकर ए मुदबिर ने लिखा है। इस बुक का नाम है आदाब ए सलातीन। आदाब ए सलातीन। इसको पहले हम लिख देते हैं क्योंकि इल्तुतमिश को समझने के लिए इस 3 बुक को तो समझना ही पड़ेगा। तबकात नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है और इसके अंतर्गत ये समझ लीजिए मोहम्मद गोरी से लेकर नासरुद्दीन महमूद तक का समय का इसमें इतिहास है। तबकात नासिरी फारसी भाषा में लिखा गया है। और दूसरा बुक जो मैं बोला हूँ सियासतनामा, ये भी फारसी भाषा में है और इसको जो लिखा है इनका नाम है निजाम उल मुल्क। और जो तीसरा बुक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जिसका नाम है आदाब उस सलातीन। आदाब उस सलातीन को जो लिखा है राइटर, उस राइटर का नाम है फकर ए मुदबिर नाम है। फकर ए मुदबिर। और मतलब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग समझ लीजिए कि ये समझ में आ गया। यानी कि हमें ये जो तीनों बुक है ना, ऐसे इल्तुतमिश के इतिहास के बारे में बहुत तथ्य है और बहुत कंसेप्ट अलग अलग बुक में है, लेकिन ये जो 3 बुक जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उस समय के इतिहास के आधार पर ही लिखा गया है, समझ लीजिए। और आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ ये केवल कॉम्पिटिटिव क्लास है। अगर कॉम्पिटिटिव क्लास है मतलब कि ये IAS से लेकर नीचे तक सारे A to Z, जैसे IAS हो गया, PCS, ऑल स्टेट PCS, RO, ARO, चाहे लोअर PCS, अपर PCS, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, SRF, JRF, नेट, रेलवे, MTS, जो कुछ भी है सारे एग्जाम के प्रत्येक टेस्ट सीरीज और प्रत्येक एक्सरसाइज बुक आप उठा कर देख लीजिए ना, मक्खन के जैसा लगेगा, मक्खन के लिए जैसा। ये मजाक नहीं मैं पढ़ाता हूँ, मैं हमारे पढ़ाने का मतलब ही समझ लीजिए खत्म तो खत्म। तो इस बुक को हम चलिए हम लिख देते हैं इस बुक को। एक में है, इसका नाम है, इस बुक का नाम है तबकात नासिरी। तबकात ए नासिरी। इसको मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। दूसरा सियासतनामा, इसको निजाम उल मुल्क ने लिखा है। तीसरा बुक है, इसका नाम है आदाब उस सलातीन मतलब साला है 3 है। इसको जो लिखा है ये फकर ए मुदबिर लिखा है या मुदबिर लिखा है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और हम इसी 3 बुक के आधार पर आज हम क्लास लेंगे, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है भैया। समझ में आ रहा है ना? ये समझ लीजिए क्लास लेने के बाद फिर आपको दोबारा कहीं कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो मेरा बुक है वो जो मेरा नोट्स है पढ़िए और बवाल कीजिए एग्जाम में। थैंक यू। आइए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ाने के लिए या किसी राजा को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उसका परिचय पढ़ते हैं, वही परंपरागत स्टाइल। फिर उसका उपाधि पढ़ेंगे, फिर उसका उद्देश्य पढ़ेंगे, फिर उसका कार्य पद्धति पढ़ेंगे, फिर चुनौती पढ़ेंगे, जो भी है, और मृत्यु करा देंगे। सबसे पहले हमको इसका परिचय पढ़ने का प्रयास करते हैं। परिचय
किसका परिचय? ये टॉपिक क्या है? इल्तुतमिश का टॉपिक है। इल्तुतमिश का टॉपिक है। किसका टॉपिक है भैया? इल्तुतमिश का टॉपिक है। और इल्तुतमिश का जो टाइमिंग पीरियड है ना भारत में, 1210 मान लीजिए, ऐसे 1211 है लेकिन 10 ही हम मान के चलते हैं, अभी देखा जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये 1236 है, यानी कि 1236 एडी है। ये इल्तुतमिश की रियल टाइम है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले परिचय पढ़ना है। किसका परिचय? इल्तुतमिश का परिचय, ये पढ़ना है। तो इल्तुतमिश के परिचय को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको बुखारा जाना पड़ेगा। और बुखारा जो है उज्बेकिस्तान में है, जो तुर्कमेनिस्तान के ऊपर है, अफगानिस्तान के ऊपर है, और ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बगल में है। तो उसको देखने पहले इसको फिगर के आधार पर ही समझ लेते हैं, मुंह से तो समझ में नहीं आता है। आजकल क्या चल रहा है, आजकल टीचर क्या पढ़ा रहे हैं कि डिजिटल ले रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है पहले से, मतलब खाली केवल ऐसे देख कर बता रहे हैं। इसका मतलब है वो खुद चीटिंग कर रहे हैं, उनको खुद याद नहीं है। जब उनको याद नहीं है तो बच्चों को कैसे याद होगा? सीधी सी मतलब है। और हम लोग क्या है, हम खुद मतलब कि रिसर्चर हैं, ये समझ लीजिए, खुद हम रिसर्च करके पढ़ाते हैं। और रिसर्च करके क्या पढ़ा, हमें खुद याद है, तो रिसर्च क्या करना है, हम इस पे पहले से ही रिसर्चर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पहले देखिए, फेक नहीं रहे हैं हम, सही बात बोल रहे हैं। आइए पहले देखने का प्रयास करते हैं। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। और देखिए, इसको हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहले मैं एक भारत को बनाने का प्रयास करता हूँ। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ये ताजिकिस्तान है, और ये बेटा आपका क्या नाम है, तुर्कमेनिस्तान है। और ये जो है, ये आपका ऐसे किर्गिस्तान में इसको लगेगा, लेकिन हमको केवल बुखारा से समझना है। बुखारा से मतलब है, ये बुखारा है, ये उज्बेकिस्तान में बुखारा है। ये ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और ये रहा आपका कौन? भारत। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, ईरान, और ये रहा आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये रहा ताजिकिस्तान, और ये रहा आपका अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। क्लियर? और ये रहा बुखारा, जो सिल्क रोड का सबसे बड़ा ये ऐतिहासिक प्लेस है। ये समझ लीजिए ऐतिहासिक, ये बहुत बड़ा बाजार है, व्यापारिक बाजार है। ये रहा बुखारा। और इल्तुतमिश जो था, यहीं के इलबारी कबीले का रहने वाला था। इसी सब जगह के इलबारी, ये जो मध्य एशिया है, यहीं के रहने वाला था। ये जो मध्य एशिया है, यहीं के रहने वाला था। ये समझ लीजिए यहीं का कहीं का रहने वाला था, यानी उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान को ही मान लीजिए कि मतलब इस एरिया का रहने वाला था, इस एरिया का रहने वाला था, इतना समझ लीजिए। और इसके जो पिता, ये जो इसके पिता थे, इस पिता का नाम था इलम खां। परिचय पहले पढ़ते हैं हम, क्या नाम था? इलम खां। इलम खां नाम था, इलम खां। इलम खां इसका नाम था। इलम खां के कई शादी हो रखे थे, कई शादियां, ये समझ लीजिए। और इसमें एक बहुत ही सुंदर उसकी पत्नी थी। उसी पत्नी के गर्भ से शमसुद्दीन का क्या होता है? शमसुद्दीन का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन का जन्म होता है, शमसुद्दीन का जन्म होता है।
किसका जन्म होता है? शमसुद्दीन का जन्म होता है। और शमसुद्दीन जो है ना बेटा, ये शमसुद्दीन चंद्र ग्रहण के समय जन्म लेता है। चंद्र ग्रहण के समय जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? चंद्र ग्रहण के समय। इसलिए इसके पिता इसका नाम रख देता है अल्तमस। अल्तमस नाम रख देता है। अर्थात फारसी भाषा में, अर्थात तुर्की भाषा में अल्तमस का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। इसलिए शमसुद्दीन अल्तमस इसका नाम रहता है। क्या नाम रहता है? शमसुद्दीन अल्तमस। अब शमसुद्दीन अल्तमस, परंतु जब इसे इल्तुतमिश की उपाधि मिलती है, इल्तुतमिश कहा जाता है, इल्तुतमिश जब कहा जाता है इसे, तो इल्तुतमिश का मतलब होता है साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी है। और साम्राज्य का स्वामी इल्तुतमिश तब कहा जाता है जब इसे 1229 में जब इसे अरब के खलीफा, यानी कि खलीफा से इसे क्या मिलती है? खलीफा से इसे वैधानिक शासक होने का जब इसे पदवी मिलती है, तो उसने इल्तुतमिश नाम रख कर इसको भेजता है। या उसके अतिरिक्त खलीफा क्या सुल्तान ए जहां का भी उसको पदवी देता है। फिर उसको अमीर उल मोमिनीन की भी पदवी देता है। फिर उसको सुल्तान ए जहां की पदवी देता है। इल्तुतमिश की मतलब इल्तुतमिश की भी नाम देता है। इसको किसको नाम देता है? ये शमसुद्दीन को। क्लियर? तो ये शमसुद्दीन का नाम आप क्लियर कर लिए। शमसुद्दीन का नाम क्या हो गया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश या शमसुद्दीन अल्तमस। अल्तमस उसका पिता कहता था और इल्तुतमिश वो नासिर अमीर उल्त मुंतसिर बिल्ला जिसका नाम था, वो खलीफा जो था वहां का अरब का, वही खलीफा इसका नाम रखा था इल्तुतमिश। क्लियर? कोई दिक्कत है? चलिए, ये तो यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब पिता किसी कारण मर जाता है। कहां मर जाता है? तुर्कमेनिस्तान में ही, तुर्किस्तान के अंतर्गत ही, यानी उज्बेकिस्तान में ही मर जाता है। तो उसके जो बड़े भाई लोग रहते हैं ना, इल्तुतमिश से बहुत जलते हैं। इल्तुतमिश से क्या होते हैं? बहुत जलते हैं। और इल्तुतमिश को बुखारा के बाजार में ले आकर बेच दिया जाता है। बुखारा के बाजार में ले आकर बेच दिया जाता है। और बुखारा के बाजार में बेचा, वहां पे एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है जो इंटरनेशनल व्यापारी कहा जाता था उस समय। वो बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम था जमालुद्दीन कुश्तवा, ये नाम रहता है। ये जमालुद्दीन की जो विषय में जो बात की गई है ना, ये जमालुद्दीन के विषय में जो बात की गई है, वो बात की गई है बेटा आदाब उस सलातीन में बात की गई है। ये इस जमालुद्दीन, तो बहुत से आजकल के बहुत से टीचर इसे अलाउद्दीन भी बोल देते हैं जमालुद्दीन को, जबकि पढ़ना चाहिए ना, इस बुक को खरीद के पढ़ना चाहिए भाई, बुक को खरीद के पढ़ना चाहिए। तो जमालुद्दीन कुश्तवा, यानी कि ये समझ लीजिए इसका नाम रहता है। और ये इंटरनेशनल व्यापार करता है। तो ये लेकर आ जाता है गोर के बाजार में। कहाँ लेकर आ जाता है? गोर के बाजार में ले जाता है। गोर का बाजार है। और एक बाजार रहता है गजनी का, और दोनों जगह का मालिक रहता है मोहब्बत गोरी। एक गजनी का बाजार है, दोनों का मालिक कौन रहता है? मोहम्मद गोरी रहता है। दोनों का मालिक मोहम्मद गोरी रहता है। क्लियर? और जब ये लेकर आता है तो इसका दाम जमालुद्दीन कुश्तवा को जब ये मोहम्मद गोरी जब इसको देता है 1000 स्वर्ण मुद्रा देता है। 1000 स्वर्ण मुद्रा देता है। ये कहता है बैठ, 1000 स्वर्ण मुद्रा में हमारा गुलाम बिकाएगा? हमारा गुलाम बहुत ही सुंदर है, इसलिए हम बहुत गुणवान है, दयालु है, पढ़े लिखे में बहुत सा अच्छा है, तो इसको मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा में नहीं दूंगा। इनकार कर लेता है। जब इनकार कर देता है तो ये तो सुल्तान है। जब ये सुल्तान है तो गुस्सा जाता है और कहता है कि ना तुम्हारा जो है ना गुलाम, ये तुम्हारा जो तुम खरीद के लाए हो, तुम इसको ये न गोर में
बिक पाएगा और न ही गजनी में बिक पाएगा। अर्थात ये पूरी अफगानिस्तान में यानी गजनी और गोर में इसको क्या कर देता है, इसके खरीद फरोख्त पर क्या लगा देता है, पाबंदी लगा देता है। दासों के खरीद फरोख्त को यानी दासों के व्यापार को ये तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो भी ये मध्य एशिया के जो क्षेत्र है इसमें बेसबक कहते थे। बेसबक कहते थे, बेसबक। अब बेसबक नामक टैक्स भी होता था उस समय, यहाँ पे चलता था। तो ये समझ में आ गया ना, तो क्लियर हो गया कि लगा दिया, रोक लगा दिया। अब देखिए क्या कहानी, अभी केवल परिचय पढ़ रहे हैं, इल्तुतमिश का केवल परिचय पढ़ रहे हैं। अभी देखिए अब क्या कहानी आता है कि अब एक जगह है लाहौर और दिल्ली और कन्नौज, यहाँ का शासक का नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके पूरी डिटेल वीडियो मैं बना दिया हूँ, कृपया आप उस पर जाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ का शासक का नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी के बाजार में एक समय जब जाता है तो इसको इल्तुतमिश को उस समय जब मोल भाव हो रही थी उसी समय गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और यहाँ पे गया था। तो ये जब इल्तुतमिश के सुंदरता पर मोहित हो गया था, ये उसके टैलेंट पर मोहित हो गया था और कहा था कि मैं भविष्य में इसको खरीदूंगा, भविष्य में क्या कर दूंगा, खरीदूंगा। तो भविष्य में खरीदने के लिए इसको मतलब कि प्रोत्साहन दे देता है कि जब हम ताकतवर बनेंगे, हमारे पास जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम तुमको खरीद लेंगे। एक दिन की बात है कि ये दिल्ली आ जाता है, कौन, मतलब ये लाहौर आ जाता है। कौन आ जाता है, फिर गजनी से लाहौर आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी से लाहौर आ जाता है और लाहौर से 1197 में ये अनहिलवाड़ा पर यानी कि भीमद्वितीय के गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण कर देता है। अनहिलवाड़ा पर आक्रमण कर देता है। अनहिलवाड़ा पर जब आक्रमण करता था भीमद्वितीय हार जाता है, इसको काफी दंडित करता है और बाजार हड़प लेता है। ये बाजार हड़प लेता है और यहाँ पे अब दासों की खरीद बिक्री करवाता है, क्योंकि उन लोगों का यही काम होता है। ये जो आजकल अफगानिस्तानी सब कर रहे थे, ISIS करते हैं, वो तुरंत लड़की को बेचने लगते हैं, लड़के को बेचने लगते हैं, दास व्यापार स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे तुरंत तो दास व्यापार स्टार्ट कर दिया और यहीं पे जमालुद्दीन कुश्तवा इल्तुतमिश को लेकर आया था, यहीं पे लेकर आया था उस समय बेचने के लिए, यहीं पे लेकर आया था। तो यहाँ पे और कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी इसको भेजा था, जो भी वो बात हटा दीजिए। मतलब यहाँ से ये 1 लाख जीतल में खरीद लेता है इल्तुतमिश को। कौन खरीद लेता है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1 लाख जीतल में खरीद लेता है। और जीतल उस समय तांबे का सिक्का होता था। क्या चीज का सिक्का होता था, तांबे का। अभी तांबे का जो मुद्रा है ना, ये तांबे का जो सिक्का है अभी 350 ग्राम का है। अभी एक सिक्का 350 ग्राम का है भैया, ये समझ लीजिएगा। 350 ग्राम का चांदी का सिक्का है अभी उस समय जब ये चल रहा था कहानी। तो ये बाद में 175 तांबे का जीतल नहीं, हाँ जीतल ये तांबे का था ना। तो 100 बाद में 100 तांबे, सॉरी ये गलत हो गई। मतलब ये चांदी का सिक्का जब रहता तब होता है, ये तांबे का सिक्का है तो नहीं। ये जीतल जो है, जीतल उस समय कितना का था हमें अभी पता नहीं है, ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तांबे के सिक्के के मैटर है, तांबे के सिक्के के मैटर है। ये जब हमें पता नहीं है तो इसका मतलब है कि ये डाइवर्ट होता होगा, कभी 300 ग्राम का होता होगा, कभी 175 ग्राम का होता होगा, इस तरह होता होगा। खैर अलग बात हो गई, ये विषयोत्तर कंसेप्ट है, समझने की जरूरत नहीं। यहाँ देख लीजिए, किसी भी एग्जाम में नहीं आया, यहाँ देख लीजिए। तो तांबे का जीतल है, 1000 तांबे के जीतल से ये क्या कर लेता है, ये इसको मोल कर लेता है। ये इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ले लेता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब इल्तुतमिश को खरीदता है तो उसको डर रहता है मोहम्मद गोरी से, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, ऐसा सोचता है वो। और खरीद लेता है। खरीदते ही इसको सद्र-ए-जहांदार बना देता है, सद्र-ए-जहांदार बना देता है,
दार बना देता है, सदर जहांदार नामक पद दे देता है। सदर जहांदार नामक एक पद दे देता है, इसका मतलब होता है अंगरक्षक। अंगरक्षक इसका मतलब क्या होता है? अंगरक्षक। सदर अंगरक्षक बना देता है इसे, और बाद में इसे ग्वालियर का अमीर बना देता है। ग्वालियर का अमीर बना देता है। ग्वालियर का अमीर बना देता है। और ग्वालियर के अमीर के समय में ही ये प्रेम कर बैठा है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्री से प्रेम कर बैठा है। कौन? इल्तुतमिश। और यहीं पर इसकी शादी हो जाती है, ग्वालियर में ही इसकी शादी कर दिया जाता है। इससे क्या चीज़ है? कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्री से इसकी शादी हो जाती है, इल्तुतमिश की। और इसके बाद दहेज के रूप में इसको सूबेदार बना दिया जाता है। कहाँ का सूबेदार? बदायूं का सूबेदार। शादी करके बदायूं का सूबेदार बना दिया जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। एक कहानी है पूरी तरह से इल्तुतमिश के इतिहास का। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद हम ये समझने का प्रयास करें कि ये तो क्लियर हो गया। खोखरों के लड़ाई में देखिए, ये कब देखेगा गजनी गोरी, कब देखेगा इल्तुतमिश को? तो देखिए खोखरों के लड़ाई में, खोखर के लड़ाई में 1205 ईस्वी में, खोखरों के लड़ाई में कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश की सेना, कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ये झेलम नदी के पास खोखर जब लड़ाई करते हैं तो ये मोहम्मद गोरी को सहायता देने के लिए पहुंचता है। और इल्तुतमिश इसी में बहुत शौर्य का प्रदर्शन करता है, खोखरों को काफी मारता पीटता है। और यहीं पे मोहम्मद गोरी से इल्तुतमिश की मुलाकात होती है। इल्तुतमिश इसके मतलब कि रण कौशल और शौर्यता से क्या करता है, ये आकर मतलब कि बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। और अट्रैक्टिव होने के बाद इस इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा का पद दे देता है। अमीर उल उमरा का पद दे देता है। अमीर उल उमरा। इसका एक और पद रहता है, ये समझ लीजिएगा। अमीर ए शिकार का भी पद है, ये राज दरबार से संबंधित होता है। अमीर ए शिकार के भी पद पर रहता है, शिकार के पद पर रहता है। अमीर ए शिकार के पद पर रहता है, ये अमीर ए शिकार। और सदर जहां का पद जो दिया रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक दिया रहता है, और अमीर उल उमरा का पद मोहम्मद गोरी उसको दिया रहता है। सोच लीजिए कितना मतलब कि राजा बनने के पहले, सुल्तान बनने के पहले कितना रोड था, कितना रोड पे घूमा है और कितना पद धारण किया है, ये समझ लीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको सदर जहां का पद देता है, और उसके बाद ग्वालियर का अमीर बनाता है, और ये अमीर शिकार का पद देता है। और एक गोरी जो है इसे अमीर उल उमरा का पद देता है, ये समझ लीजिएगा। अमीरों का अमीर, इसे अमीर उल उमरा कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? ये रहा इसका परिचय, पूरा फुल परिचय रहा। किसका? मोहम्मद गोरी का, इल्तुतमिश का फुल परिचय है। कंसेप्ट क्लियर? इससे अच्छा परिचय अभी तक ये 3 बुक वास्तव में पढ़ोगे, ये 3 बुक तब मिलने वाला है। ये 3 बुक आज देख लीजिए कितना मतलब ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। समझिए, तबकात नासिरी, सियासतनामा और आदाब सलातीन, ये समझ लीजिएगा। ये रहा आपका इल्तुतमिश का परिचय। अब मैं पढ़ाता हूं इल्तुतमिश की उपाधि। हटा दो इसको, इल्तुतमिश का उपाधि मैं पढ़ा रहा हूं। इल्तुतमिश की उपाधि थोड़ा ज्यादा है, इसको समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। तो उसमें उपाधि, एक का नाम है ईश्वर का रक्षक, ईश्वर का रक्षक। दूसरा, ईश्वर के भूमि का भी रक्षक, ईश्वर का रक्षक और इस्लाम के भूमि का रक्षक, या ईश्वर के भूमि का रक्षक, ईश्वर के भूमि का रक्षक। तीसरा, भाग्यशाली व्यक्ति, खलीफा ए सईद, खलीफा ए सईद, इसका नाम है भाग्यशाली व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति।
उसके बाद इसे इसके पहले और भी करा दिए हैं, और गुलामों का गुलाम कहते हैं इसे, गुलामों का गुलाम कहते हैं इसको, गुलामों का गुलाम। फिर इसके अतिरिक्त दिल्ली के गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली गुलाम वंश को वास्तविक, दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है इसे। फिर देख लीजिए, इसे दिल्ली का प्रथम वैधानिक शासक कहा जाता है, दिल्ली का प्रथम वैधानिक शासक कहा जाएगा, वैधानिक शासक कहा जाता है। दिल्ली का प्रथम, और इसे दिल्ली में गुंबद का पितामह कहा जाता है, गुंबद बनाने का पितामह, दिल्ली में गुंबद का पितामह, घर के ऊपर जो गुंबद नहीं बनता है, पितामह कहा जाता है। इसे मकबरा का पितामह भी कहा जाता है, मकबरा का पितामह कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। और भी बहुत है, मकबरा का पितामह और दिल्ली का गुंबद का पितामह कहा जाता है इसे। ये मकबरा सर्वप्रथम अपना बड़ा पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद के याद में बनवाया था, जो मर गया था, बहुत ही योग्य था इसके कथनानुसार। तो ये ईश्वर का रक्षक, ईश्वर की भूमि का रक्षक, खलीफा ए सईद, भाग्यशाली व्यक्ति, गुलामों का गुलाम, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली का प्रथम सुल्तान या दिल्ली का प्रथम वैधानिक शासक, दिल्ली गुंबद का पितामह, मकबरा का पितामह, एक्सेट्रा बहुत हैं।